Friends, welcome back. As in my last video I had told you that I will be starting with the grasslands. Grasslands are flat open area where the vegetation is dominated by grass. ये एक ऐसे एरियाज हैं बहुत वास्ट होते हैं, यानी यहाँ से जहाँ तक नज़र जाए एकदम प्लेन सरफेस, थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे बड़े बड़े, बाकी सब जगह घास ही घास. यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज द ग्रासलैंड. ग्रास अकर नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. ग्रास हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. एक्चुअली एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ़ है, इतना टेम्परेचर डाउन है एंड वहाँ पे सॉइल की कमी है और इसी वजह से वहाँ पे ग्रास नहीं है. ओके, ग्रासलैंड ग्रोज इन एरियाज दैट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. और ग्रासलैंड कहाँ पे पनपते हैं? जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है. ज़्यादा रेनफॉल होगी तो भी नहीं होगा, कम होगी तो भी नहीं होगा. तो वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए. जहाँ पे कम रेनफॉल होगी वहाँ पे हो सकता है डेजर्ट्स आ जाए, और जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ग्रास उगेगा नहीं. ओके, तो अब देखते हैं अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड्स. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो नोन एज सवाना. सवाना ग्रासलैंड्स. दे आर फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका. ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें ये पाया जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. पार्ट ऑफ ब्राज़ील में भी पाया जाता है, ग्वियाना, हाईलैंड, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट्स. यानी ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है उसके नॉर्थ में और ईस्ट में ये पाया जाता है. द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. डेक्कन प्लेट्यू यानी जो हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया है दैट पार्ट, वहाँ पे भी ग्रासलैंड पाया जाता है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नेचुरल है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो ये जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है उसी में पाया जाता है. हमने पहले भी पढ़ा है. तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहीं पे ये पाया जाता है ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नाउ लेट अस, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रासेस आर डेडिडस. द ग्रासेस आर डेसिडियस एंड यूजुअली ग्रो टू एन हाइट ऑफ 2 मीटर. 2 मीटर तक के हाइट, यानी 2 मीटर यानी 6 फुट, इतनी लंबी लंबी ग्रासेस होती है. ओके, डोंट थिंक दैट दोज गन, इतनी लंबी लंबी भी ग्रासेस होती है. द ग्रास ग्रोज रैपिडली इन द हॉट एंड वेट सीजन बट विदर्स अवे इन द ड्राई सीजन. हॉट एंड वेट सीजन, जब गर्मी और बारिश वारिश हो रही हो तब एकदम जल्दी जल्दी ये बढ़ते हैं, मगर जैसे ही ड्राई सीजन आता है यानी गर्मी, सिर्फ गर्मी, तब बारिश नहीं होती तो ये एकदम से ख़त्म हो जाते हैं. दीज ग्रासलैंड्स आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग. ये जो ग्रासलैंड है ये नेचुरली है, डेयरी फार्मिंग के लिए बेनिफिट है, बिकॉज डेयरी फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द काउस, बफेलोज, गोट्स, और ये जो एनिमल्स है और ये इनका बेसिक जो खाना है वो ग्रास है. तो इसलिए ये जो ग्रासलैंड्स है दे आर वेरी गुड फॉर, सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग. ड्राउट रेजिस्टेंट ट्रीज सच एज बैम्बू एंड इक्विलिप्टस ग्रोज अबाउंग टॉल ग्रासेस. इतनी लंबी लंबी ग्रासेस के बीच में जो कुछ पेड़ उगते हैं, वन इज इक्विलिप्टस. यहाँ पे भी अपन लोग जिसको सफ़ेदा भी कहते हैं, वो जो पेड़ है इक्विलिप्टस, एंड वन मोर बैम्बू. ये एक्चुअली ये जो पेड़ हैं दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट, यानी भले कितनी सूखा क्यों नहीं पड़ जाए इनकी जड़ें इतनी लंबी जाती हैं. बैम्बू का तो पता ही है, उसके लीव्स नहीं होते तो एवापोरेशन बहुत कम होता है, एंड फॉर दैट रीज़न वो आराम से ग्रो कर सकता है. देन अमंग द टॉल द ट्रीज आर प्लेंटी इन नंबर इन द एरियाज ऑफ हायर रेनफॉल. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं. ओके, एंड मेनली नाउ एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, elephants are the common. See, you can see जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड को छोड़ दो, एलिफेंट्स, ये सब
हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये सब ग्रास लीव्स यही खाते हैं और इसीलिए ये इस एरिया में ज़्यादा है। नाउ मूविंग टू द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो एरिया है वहाँ पे यूरेशिया आर नॉन एज स्टेपीज। इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका में इन्हीं टेम्परेट ग्रासलैंड को पेरिस कहते हैं। यूरेशिया में स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस, साउथ अमेरिका में पैम्पस, इन अफ्रीका वेल्ड्स एंड इन ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ये एक ही ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, मगर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यूरेशिया में इनको बुलाते हैं स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में बुलाते हैं पेरिस, साउथ अमेरिका में बुलाते हैं पैम्पस, ऑस्ट्रेलिया में बुलाते हैं डाउन्स एंड अफ्रीका में बुलाते हैं वेल्ड्स। ओके, नाउ अब इस टेम्परेट ग्रासलैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? लेट अस सी। ग्रासेस इन टेम्परेट ग्रासलैंड आर शॉर्टर and less coarse than in tropical grasslands। अब ये जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे जो ग्रास है वो 6 फुट की नहीं है, थोड़ी कम है एंड कंपेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द शॉर्ट branch grasses are 30 centimeter to 60 centimeter high depending upon the amount of rainfall। जितनी जैसे रेनफॉल उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी हाइट है। ट्रीज आर फीवर, यानी यहाँ पे जो ट्रीज है बहुत ही कम है। वहाँ पे 2 मेनली ट्रीज पाई जाती थी, यूकलिप्टस एंड बैम्बू, बट यहाँ पे बहुत कम है। और यहाँ पे जो एनिमल्स है, वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन दिस रीजन। एंटीलॉप्स भी एक डियर के जैसा ही एक एनिमल है जिसके 2 लंबे लंबे सींग होते हैं। ओके, वाइल्ड बफेलो एंड बाइसन तो यहाँ देख रहे हो तो। एंड ये जो मेन एनिमल्स हैं, वहाँ पे अलग एनिमल्स थे, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में अलग पाए जाते हैं। नाउ लेट्स सी। श्रब्स एंड थॉर्न बुशेस, ये कहाँ पाए जाएंगे? नेचुरल है, जहाँ पे बहुत गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पे ये मिलेंगे। श्रब्स आर वुडी प्लांट्स दैट आर स्मॉलर दैन ट्रीज। ये ऐसा प्लांट्स है जो ट्रीज जितने नहीं होते बल्कि छोटे छोटे होते हैं। ये साइड तक भी श्रब्स आएगा। श्रब्स वेजिटेशन इज ए जनरल टर्म फॉर वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स। जहाँ पे ये जैसे ये तो नॉर्मली थॉर्नी है, या दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया। श्रब्स जो ज़्यादा है वो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। नाउ कमिंग ड्राई एरिया यानी डेजर्ट। अब डेजर्ट का वेजिटेशन क्या है? द प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राउट क्लाइमेट। यानी ये यहाँ की जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है फॉर एक्सट्रीम ड्राउट क्लाइमेट, यानी बहुत ही ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा, बहुत ही हॉट हो जाएगा, उसके लिए भी ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कैसे करते हैं? सी, जहाँ पे ड्राई नहीं है, बहुत सारा पानी है, वहाँ पे जड़ें, जो प्लांट्स की जड़ें होती है वो पानी लेती है और लीफ तक पहुँचाती है। लीफ फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स का अपना फूड प्रोडक्शन करता है और जो लीव्स होती है वहाँ से एवापोरेशन होता है। मगर क्योंकि यहाँ पे ड्राई है तो ये जो लीव्स है उन्होंने अपने आप को कांटों में बना लिया है, ऐसे अडेप्ट कर लिया धीरे धीरे। द प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन। सम डू नॉट हैव लीव्स, some do not have leaves or not have leaves, while the leaves of some plants are either tough, waxy, needle shaped to avoid transpiration as well as prevent these plants from being eaten by animals living there. See, ये plants क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए? या तो जो लीव्स है उसको थॉर्न में कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में, या फिर प्लांट्स में लीव्स ही नहीं है
ओके, लाइक कैक्टस को देखा होगा तुमने, ये जो कैक्टस दिख रहा है यहाँ पे, थोर जिसको कहते हैं, वो विदाउट लीव्स होता है, कभी कभी उसमें ऊपर एक फूल और लीव्स आती है, बाकी नहीं। ओके, निडल शेप, और ये निडल शेप का जो यहाँ पे देखो, ये निडल शेप होने की वजह से अब जो एनिमल्स है वो भी इसको नहीं खाते हैं, तो इससे प्लांट का प्रोटेक्शन भी होगा एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, दैट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज आल्सो कंट्रोल्ड। ओके, यहाँ पे ये दो चीज़ें हो जाती है। eaten by animals, the roots of the plants here are very long and run deep underground to absorb. अब if I ask you a question कि रूट्स इतनी डीप क्यों जाती है, बिकॉज रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द ब्रिंगिंग द मिनरल्स वाटर टू द प्लांट्स टू सर्वाइव। और यहाँ पे जो एरिया है ड्राई, यहाँ पे पानी का जो लेवल है बहुत नीचे है, और इसीलिए इन जो ये हैं प्लांट्स, इनकी जो रूट्स है उनको बहुत नीचे तक जाना पड़ता है ताकि वो जाके वहाँ से पानी जो है प्लांट्स की रिक्वायरमेंट वो ला सके। द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग एंड रन डीप अंडरग्राउंड एंड absorb underground water from deep below the earth's surface. The stems of these plants are quite thick and fleshy as they retain the water for the entire plant to survive a long spell of drought. और जो इनकी स्टेम होती है बहुत थिक होती है, जूसी होती है, क्योंकि उसके अंदर ही पूरा जो वाटर है वो उस स्टेम के अंदर ही रहता है, और ये इतनी क्वांटिटी में रहता है कि वो पूरा सरवाइव कर जाए। जो सूखे का होते महीने, 4 महीने 6 महीने, वो पूरा सरवाइव करके रेनी सीजन तक सरवाइव करता है। एंड द मोस्ट कॉमन प्लांट्स आर कैक्टी, थॉर्नी बुशेस एंड कॉर्स ग्रास। ये मेनली जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। कैक्टी यानी कैक्टस, कैक्टस पाया जाता है। थॉर्नी बुशेस यानी ऐसे जो बुश दिख रहा है वैसे। नाउ कमिंग टू द टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ लिंचेस, मॉसेस, फ्लावरी, just hold on, flowery shrubs and very few stunted trees. The vegetation is thin, scattered as the weather is extremely cold. Seal, walrus, polar bear, snow foxes are found here. यानी टुंड्रा रीजन यानी जो नॉर्थ पोल के आसपास का जो रीजन है दैट, वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ लिंचेस, मॉसेस, मैं बहुत ही मतलब कई आप जानते होंगे, कई मॉस यानी हमारे जो ग्रीन ग्रीन एल्गे वेल्गे हो जाते हैं दैट, ये ऐसे ही है। ये यहाँ पे कोई प्लांट नहीं दिखेंगे, बस ये इन्हीं को खाते हैं। द वेजिटेशन इज थिन स्कैटर्ड एज द वेदर इज एक्सट्रीमली, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वैसा नहीं है कि बहुत जैसे इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा, यहाँ पे अलग अलग, थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड। एंड यहाँ पे जो एनिमल्स पाया जाता है, सील, एक बड़ा ऐसे जो देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी में, एंड इट इज़ बहुत हैवी है, एंड दिस इज़ द नॉर्मली इट इज़ सीन इन द पोलर एरिया। walrus, polar bear, snow foxes are found here. Now coming to the next part, natural vegetation हो गया। अब wildlife. Wildlife. Forests are important and useful not only for trees and their products, but also for the creature living therein. यानी जो फॉरेस्ट है वहाँ से हमें सिर्फ पेड़ पौधे इन्हीं के बारे में नहीं पता, बल्कि वहाँ पे कुछ क्रीचर्स जो रहते हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। एंड दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। वाइल्ड लाइफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का डेफिनेशन ईच एंड एवरीबडी नोज दैट इट इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द होल किंगडम। देयर आर लैक्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स living in the forest. All the forests are not suitable for every type of animal.
Therefore different species of animals are found in various forests. यानी यहाँ जो वर्ल्ड में बहुत सारे लाखों स्पीसीज यानी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं एंड वो अलग अलग जगह पे, बिकॉज जिस कंडीशन में वो सूट करते हैं उनको रहना, जैसे हम लोग अगर चाहें कि हम लोग जाके एंटार्क्टिका में बस जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और एनिमल्स जो हैं उनके पास तो इतने साधन भी नहीं है, तो वो लोग जो सूटेबल कंडीशन होती है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। एंड बिसाइड जाइंट एनिमल्स लाइक एलिफेंट, राइनोसोर, हिप्पोपोटामस, जिराफ एक्सेट्रा, एनिमल्स ऑफ नॉर्मल साइज एंड स्मॉल एज वेरी स्मॉल साइजेज आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। यानी बड़े हाथी से लेके चींटी तक जैसे एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बड़े एनिमल्स में एलिफेंट, राइनोसोर, हिप्पोपोटामस, जिराफ और नॉर्मल साइज और छोटे। कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस यानी जो मांस खाते हैं, दोज हु सर्वाइव ऑन द अदर एनिमल्स, इसमें है लायन, पैंथर, लेपर्ड एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस, दोज हु सर्वाइव ऑन ग्रास, लीव्स, प्लांट्स। Herbivorous animals also live in forest. In monsoon forest, there is a majority of animals who can endure hot climate such as tiger, deer, monkey, etc. और monsoon forest में there are majority of animals. monsoon forest में ऐसे animals पाए जाते हैं जो hot climate में भी survive कर सकते हैं, जैसे कि tiger, deer, monkey, etc. In taiga and Siberia forest animals, taiga and Siberian forest animals like white tiger, polar bear, ये जो हैं white tiger, polar bear, reindeer, ये एकदम ठंडे जो जगह हैं, टुंड्रा रीजन या फिर साइबेरिया का जो एरिया है, who are capable of enduring very cold climate, ये बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। Elephant, hippopotamus, rhinoceros, etc. are found in forest of areas with heavy rainfall. जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं, ये जो एनिमल है एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसोर्स, ये नॉर्मली दे लव वाटर, ये पानी में ही रहते हैं, ज़्यादा पसंद इनको पानी है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है। रेप्टाइल्स आर आल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। रेप्टाइल्स यानी जिनके पूंछ वगैरह होती, वैसे वाले एनिमल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये जो है। एंड फॉरेस्ट आर फुल ऑफ बर्ड्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। बर्ड्स का तो क्या कहना, बर्ड्स आर फाउंड एवरीवेयर। एंड साइबेरियन क्रेन्स आर द बर्ड्स ऑफ कोल्ड रीजन। साइबेरियन क्रेन हमारे यहाँ आती है, दैट कम्स टू भरतपुर फॉर लेइंग द एग्स। ये साइबेरिया से उड़ के यहाँ तक आती है। साइबेरियन क्रेन्स आर द बर्ड्स ऑफ द कोल्ड रीजन ड्यूरिंग सीवियर कोल्ड। जब वहाँ पे भयंकर ठंड पड़ती है साइबेरिया में, -60, -50 डिग्री, तब ये वहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाती है। दे माइग्रेट टू इंडिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब थोड़े दिन में वो यहाँ पे आने वाली है। अभी देखेंगे ऑलमोस्ट नवंबर में ये यहाँ आ जाएगी। ओके, दे माइग्रेट टू इंडिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए, एंड वापस जब जैन फेब आते हैं 2-3 महीने के लिए यहाँ पे रहेगी। दे विल ले देयर एग्स एंड देन अगेन दे विल गो बैक टू साइबेरिया इन व्हेन इट इज़ हॉट समर हियर, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। लाइव्स ऑफ द क्रीचर्स आर जनरली influenced by climate. Change in climate affect them adversely. थोड़ा भी चेंज होता है क्लाइमेट में तो उनको बहुत इफेक्ट होता है, और इसीलिए वो जैसे साइबेरिया क्रेन का एग्जांपल, वहाँ पे कोल्ड होता है, यहाँ जाती, यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ चली जाती है, तो दे कैन माइग्रेट। ओके, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैव बिकम extinct from earth and many others are on the verge of extinction.
कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की कई स्पीसीज एकदम इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो गई, यानी ख़त्म हो गई। बहुत पहले वो पाए जाते थे, अब है ही नहीं, देखने को नहीं मिलते हमें, बस वी कैन सी इन देम इन बुक्स। और अभी भी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद शायद हमारे जो अगली पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, दे विल सी इन जस्ट इन द बुक्स। ओके, सम एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज विच दे कुड नॉट टॉलरेट। कुछ एनिमल्स तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हो गए, क्योंकि बिकॉज इतना ज़्यादा क्लाइमेट यानी चेंज हुआ कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। अनदर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल इज हंटिंग, पोचिंग बाय मैन फॉर देयर सेल्फिश नीड्स एंड द ग्रीड्स टू अर्न मनी। इसके अलावा वन ऑफ द मेजर रीजन कि दैट इज हंटिंग बाय द मैन, यानी जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इनको हंट करते हैं, कुछ को तो एंजॉय के लिए, कुछ को उनकी वैल्यूज़ के लिए। जैसे हाथी को हंट किया गया उसके जो दांत थे आइवरी, उसके लिए। इनफैक्ट दे हैव हंटेड टाइगर्स फॉर द नेल्स ऑफ द टाइगर, इट इज़ यूज्ड इन सम मेडिसिन्स। ओके, तो इसके लिए उनको हंट किया गया था। एंड पोचिंग इज इलीगल हंटिंग by man for their selfish needs and the greed of earn money. Indiscriminate deforestation by man has also contributed to extinction of some animals. इसके अलावा वन ऑफ द मेजर, हम पेड़ काटते जा रहे हैं और जिसकी वजह से जंगल एकदम कम हो गए, और इसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। Conservation of wildlife. Conservation of wildlife. A number of wildlife sanctuaries, bioreserves, national parks and birds sanctuaries have been set up for the prevention of the wildlife. अब जब ये पता चला कि कई सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तब हमने एक और काम किया, वो अच्छा था, दैट वी हैड रिजर्व द फॉरेस्ट फॉर द वाइल्ड लाइफ। कई जगह पे ऐसे रिजर्व की बनाए गए, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स बनाए गए, बर्ड सेंचुरीज बनाए गए, हैव बीन सेट अप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में ये वाइल्ड लाइफ सेफ रहे, इनको कोई हंट नहीं करेगा। एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन बैंड एंड रिलेटेड लॉ हैज़ बीन एनेक्टेड। इसके अलावा दे हैव क्रिएटेड ए लॉ दैट हंटिंग इज़ इलीगल। किसी भी जानवर को आप बेवजह नहीं मार सकते हो। ओके, एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम ये जो एनवायरनमेंट है, जितने पेड़ पौधे हैं का सर्वाइव करना, उतना ही एनिमल्स का सर्वाइव करना भी इम्पॉर्टेंट है। दिस कम्स अंडर होल साइकिल ऑफ द environment. Therefore, it is the duty of the man to take steps to protect their life and to make suitable arrangement for their habitat. और इसीलिए ये आदमी की जिम्मेदारी, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो सबसे ज़्यादा है इस वर्ल्ड में, उनकी जिम्मेदारी है कि ये इन एनिमल्स के लिए सेफ हैबिटेट्स, यानी ऐसा जगह बनाए जहाँ पे ये लोग आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी फियर of being haunted. We should endeavor to maintain ecological balance by preserving the wildlife. और इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। मैन एंड फॉरेस्ट। Forests are a great gift of nature to man. The wealth of the forest is useful to man in more than one way. Forest regulates climate and help in causing rainfall. Everybody knows that अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, और इसीलिए ये जो रेनफॉल है, ये जो फॉरेस्ट है, इनका एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर फॉरेस्ट हैं तो रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होगी तो हमारा पूरा इकोसिस्टम सही चलेगा। दे आल्सो प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन। एवरीबडी नोज दैट कि जो पेड़ हैं दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन एंड आल्सो दे कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। Sorry, we get wood from forest which is used in several industries, also in manufacturing of furniture. Yeah, wood forest are the main source of, yeah, we can say only source of wood for making furniture, for making many other articles in the industries. Various types of medicines are prepared from pleasant smelling plants called herbs. जो herbs होते हैं, छोटे छोटे plants होते हैं, इसमें से कई pleasant smelling इत्तर जो होता है, खुशबू मोगरा की वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं यहीं से। एंड इनफैक्ट कई मेडिसिन्स भी बनाई जाती है इन्हीं जगहों से। ओके, एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल एंड चेक इट्स इरोजन। फॉरेस्ट की वजह से इरोजन कम होता है, यानी जो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ें हैं, दैट इज़ द रूट्स, दे होल्ड ऑन टू द सॉइल, और उसको होल्ड करने की वजह से ही वो आगे बह के नहीं जाता है। दैट इज़ द इट चेक्स द इरोजन। दे आल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम फ्लड्स। दे आर द हैबिटेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन्हीं फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी रहती है। वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ आल्सो। वी शुड डिवाइज ways for conservation and extension of forest. We can increase the number of the trees by celebrating festivals like Wan Mahotsav. हम लोग now we have been diverted this thing, और हम आजकल बहुत पेड़ लगाने भी लग गए हैं, and we should continue this. We can increase the number of the trees by celebrating festivals like Van. We can start with the festivals like Van Mahotsav, and thus make a deficiency of trees and forest on earth. In this way, we can make a useful contribution in making the earth green. हम लोग कुछ ऐसे festivals organize करते हैं। हम लोग जैसे in our school also we celebrate Earth Day, और उस दिन हम लोग पेड़ लगाते हैं, और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम इसकी देखभाल करेंगे। तो आप सब ऐसे कर सकते हो, और हमें करना चाहिए। वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट, और ताकि ये जो अर्थ है वो ग्रीन ही रहेगा। जस्ट टू समराइज, natural vegetation is classified broadly into forest, grassland, shrubs. Forests are classified into 6 categories: equatorial forest, monsoon forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean vegetation, and coniferous forest. Many species of trees are found in the world due to difference in local climate, soil, and landform. Evergreen forest is the equatorial region. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस है। द ट्रीज हियर आर टॉल एंड ऑफ हार्डवुड। मॉनसून फॉरेस्ट आर लेस डेंस। द ट्रीज आर नॉर्मल हाइट एंड यील्ड गुड एंड सॉफ्टवुड। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट just hold on. Temperate deciduous forests have broad leaves, hardwood. They shed their leaves during the dry season. और जब ड्राई सीजन होता है ये अपनी जो लीव्स है
उसको शेड कर देते हैं. नाउ मूविंग टू temperate deciduous forests have a broad leaves, hardwood. They shed their leaves during the dry season. In coniferous forest, the shapes of the tree is conical. जो मैंने पढ़ा था कि वो डेजर्ट वाला जो एरिया है, their leaves are thin and pointed. Their wood is soft and valuable. The large variety of animals of all size is found in the forest, which are important constituent of. इन्हीं में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं अलग अलग साइज के, यानी एलिफेंट से लगा के एक एंट तक. वी मस्ट टेक एडुकेट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ है ये ख़त्म नहीं हो जाए. एंड मैन गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट. मैंने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था हमने कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट से. Therefore it is advisable to pay more attention toward planting more tree rather than cutting them. और इसीलिए अगर एक पेड़ काटो तो 5 पेड़ लगाओ. दैट इज शुड बी द रूल. और जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ये अर्थ ग्रीन होगा एंड वी विल बी बेनिफिटेड बाई इट. वी विल बी गेटिंग ए रेनफॉल. वी विल बी गेट